हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देखिएगा यहां तक हमने पढ़ लिया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रिएक्शन को इन्वर्स करने पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है या किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसे देखो, अगर कोई रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, कोई भी एक रिएक्शन बेटा हम मान लेते हैं वो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, तो उसको सभी स्टेप को जोड़कर फिर ओवरऑल रिएक्शन बन रही हो, तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन्हीं सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। देखो कैसे, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं इसका, उसके बाद में समझाते हैं। इफ एन इक्विलिब्रियम is given by two or more than two step, two or more than two step, two or more than two step, then its equilibrium constant become equal to product of equilibrium constant of all steps। देखो बेटा क्या लिखा है, इफ एन इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय टू और मोर देन टू स्टेप देन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ऑल स्टेप। यानी कोई भी रिएक्शन हो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उन सभी स्टेप को जोड़ने पर ओवरऑल रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उन सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। देखो एग्जांपल से बताते हैं, जैसे आपको ये दे दी ए चेंज इन बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, और दूसरी इक्वेशन है ये स्टेप वाइज हो रही है, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में बी चेंज इन सी, मान लीजिए सेकंड स्टेप है जिसमें बी चेंज इन सी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, देन K इक्विलिब्रियम फॉर ए चेंज इन सी विल बी एक रिएक्शन वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, ओवरऑल रिएक्शन तो ये होगी। अब यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इन दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों को जोड़ने पे ही बनेगी ना। देखो दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ऐड किया तो बी से भी कैंसिल आउट, क्या बचा ए चेंज इन सी, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इन स्टेप रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका प्रोडक्ट होता है, क्या बन गया K1 इंटू K2। यानी एक रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन सबका प्रोडक्ट होता है अगर वो सभी को जोड़ने पर बन रही है। देखो आगे और बताते हैं और एग्जांपल करवाते हैं। एक एग्जांपल लिखना एक बार ट्राई करेंगे अपने से। देखो ये आपको दे रखा है ए चेंज इन बी और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, दूसरा है सी चेंज इन बी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, थर्ड दे रखा है 2D चेंज इन 2C, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। ये स्टेप फर्स्ट हो गई, ये स्टेप सेकंड हो गई, स्टेप थर्ड हो गई, ये स्टेप थर्ड, ये स्टेप सेकंड, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए चेंज इन D विल बी। इसके लिए बताऊं, एक बार पॉज करके बेटा खुद से करो, किया? देखो कंसंट्रेट करना, इसका मेथड बता रहे कैसे करना है। ये तीन स्टेप है जिससे आपको ए और डी का फॉर्मेशन करना है। ओवरऑल जो रिएक्शन है उस पर कंसंट्रेट करो। यहां पर देखो ए किसमें है, ए फर्स्ट वाली रिएक्शन में, आपको ए चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो इस वाली रिएक्शन में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसको तो आप क्या लिखो, एज इट लिख लिया, ठीक। उसके बाद में आपने देखा डी, तो डी तो इधर वाली में है और फर्स्ट वाली आप देखोगे तो इसमें बी आ रहा है, जबकि आपकी इस वाली रिएक्शन में बी नहीं आ रहा,
तो इसको बेटा आपको बी को तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, बी कैंसिल कब होगा, इसमें तो राइट साइड में, इधर भी क्या है राइट साइड में, सेम साइड में होगा तब तो ऐड हो जाएगा, इसको अपोजिट कर दो सेकंड वाले को। तो सेकंड को आपने क्या किया, अपोजिट, प्लस लगाया मैंने, सेकंड इक्वेशन को अपोजिट किया, अपोजिट, और रिएक्शन को अपोजिट करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाता है, अपोजिट, उल्टा हो जाता है। फिर देखो डी, डी कौन से में है, थर्ड वाली में, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, आपको किधर चाहिए, राइट साइड में। तो थर्ड वाली इक्वेशन है, इसको भी आपने अपोजिट किया है, अपोजिट करने के बाद में आपने यहाँ पे देखा इसमें 2 है और इसमें कितना 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ से। एक बार फिर से मैं इसको बनाना सिखा रहा हूं और बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, इसमें टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा बहुत इजी है। ए सेम साइड में एज इट रख लिया, बी आपको नीचे है क्योंकि आपकी इक्वेशन में नहीं है, तो इस वाली इक्वेशन में बी है तो इसको उल्टा कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। थर्ड वाली में डी है, आपको डी चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो इसको उल्टा करोगे, उल्टा करोगे तो 2d आ गया, आपको क्या चाहिए, एक ही डी चाहिए, तो एक डी कब आएगा, जब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से। तो एज इट रखते हैं, तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिएगा इसका क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए क्या है, फर्स्ट वाला एज इट, तो ये क्या होगा K1। सेकंड देखो अपोजिट, किसी भी इक्वेशन को अपोजिट करोगे, इसको बेटा बी इधर लाओगे, सी इधर लाओगे, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K2 इनटू, इसको भी अपोजिट किया 1/K3, और फिर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो इसकी पावर लगा दो 1/2, तो क्या लिख सकते हो, K1/K2√K3, ये भी लिख सकते हो। बेटा एक बार है ना वीडियो को पॉज करो, पॉज करके अपने से एक बार इसको है ना सॉल्यूशन बाद में लिख लेना, पहले एक बार फिर से ट्राई करो जैसे मैंने बताया, फिर देखो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, और एग्जांपल फिर मैं और करवा दूंगा आपको, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इसे। चलो बेटा और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया ना कैसे करना है, देखो और देखते हैं। देखिए N2 प्लस 3H2 चेंज इन 2NH3 K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते K1, ये फर्स्ट स्टेप में हो रही है। दूसरी यहाँ पे N2 प्लस O2, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K2, ये जा रहा है 2NO में। थर्ड है H2 प्लस हाफ O2, ये कन्वर्ट हो रहा है S2O में, इसके लिए कांस्टेंट है K3। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या K इक्विलिब्रियम लिख देता हूं, K इक्विलिब्रियम फॉर 2NH3 प्लस 5/2O2, K इक्विलिब्रियम इसके लिए 2NO प्लस 3H2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, ट्राई करो अपने से। एक से ज्यादा स्टेप में कोई भी रिएक्शन होती है तो कैसे भी जोड़ तोड़ करके उन रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन कर लो। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, देखो कैसे बनाएंगे माइंड में, वो ये कंसेप्ट ध्यान में रखो। या तो बेटा एक तो तरीका ये होता है सब रिएक्शन को आप लिखो, जैसे 2NH3 है तो इस वाले रिएक्शन को उल्टा करो, फिर इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को लिखो 2NO, फिर इसके किस टाइप से आ रहा है उसको लिखो, फिर ऐड करो। ये एक सिंपल सा मेथड आपको बताया हुआ, क्योंकि बेटा टाइम इतना नहीं होता एग्जाम में कि आप पूरा से लिख के करो, थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ध्यान में रखना है कैसे करना है आपको, किस टाइप से करोगे। जैसे मैंने इसको पकड़ा, सेटिंग मेथड सिखाते हैं कि आपको सेटिंग करनी है, कैसे सेटिंग करनी है, सेटिंग करवा दो सर रिएक्शंस की। देखो रिएक्शन की सेटिंग कैसे करनी है, 2 अमोनिया, अमोनिया ही देखो 2 भी छोड़ो, अमोनिया कौन से में, पहले वाले में। आपको किधर चाहिए अमोनिया, आपको कहाँ चाहिए, आपको चाहिए लेफ्ट साइड में, फर्स्ट में कहाँ पे है, राइट साइड में, तो फर्स्ट वाले को क्या कर लो, उल्टा कर लो, अपोजिट कर लो, 2 अमोनिया, इधर भी 2 अमोनिया, ये तो सही है। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको आपने क्या किया, अपोजिट, इसको आपने अपोजिट किया, यानी उल्टा किया, उल्टा करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा हो जाता है, 1/K1 हो जाएगा। फिर देखो, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे सेकेंड, फिर यहां पर देखा सेकेंड में 2NO है, ये 2NO आपको किधर चाहिए, राइट साइड में है, भी किधर, राइट साइड में 2NO चाहिए, यहां पर भी 2NO, एज इट। सेकेंड वाली क्या होगी, एज इट। थर्ड वाली को आप देखोगे, थर्ड वाली में देखो इधर वाटर है,
इधर वाटर है, सेम साइड में आ रहा है, सेम साइड में आ रहा है, तो आप क्या करते हो, एजिट, एजिट कौन सी, थर्ड। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो एक वाटर है और यहाँ पे कितने वाटर है, 3, एंड मल्टीप्लाई बाई 3। और किसी भी रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर लगाने से मिलता है। तो K3 था, 3S2 बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी लगा दोगे, 3। देखो फर्स्ट अपोजिट किया तो क्या होगा, 1/K1 इंटू सेकेंड एजिट तो क्या होगा, K2, थर्ड एजिट तो क्या होगा, K3। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर कितनी लगा दिया, 3। तो आपके पास में क्या हुआ, K2 K3 पावर 3/K1। ये होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वाली रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, सेटिंग करना सीख जाओ बस। आप कैसे करोगे, अमोनिया, अमोनिया किस साइड में, यहां पे राइट साइड में, आपको किधर चाहिए, लेफ्ट में, उल्टा कर लो तो 1/K1। 2NO सेम साइड में, वाटर यहाँ पर 1 है। फिर आप बेटा ऐसे करके देखो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये मैं सोचोगे ये कहाँ से आ गया, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये क्या था, 3/2, एक ये है 1, तो कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, नोट कर लो। और क्वेश्चन लिख पाते हैं और करवाते हैं, समझ में आ गया ना। अब देखो टेंशन मत करो, और क्वेश्चन करवा देंगे, इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक स्टेप लिखे यहां पर, 2SO2 प्लस O2 K1, ये क्या होगा, 2SO3, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर SO3 प्लस NO K2, ये होता है SO2 प्लस NO2, ये आपकी सेकेंड स्टेप है। फिर है NO2, ये डिसोसिएट हो रहा है NO प्लस हाफ O2, ये थर्ड। फिर ये पूछा विच इज करेक्ट, ऑप्शन दे रखा है विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है K1 K2 K3 इक्वल टू 1, सेकेंड है K1 K2 स्क्वायर K3 स्क्वायर इक्वल टू 1, थर्ड है K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर K3 इक्वल टू 1। नन ऑफ दिस। बनाओ। अब क्या करोगे, आप कुछ नहीं करो, ऐसे जब भी रिएक्शन दे रखी हो इन दोनों रिएक्शन से इस वाली रिएक्शन का फॉर्मेशन कर लो बस। आप थर्ड वाले इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन करते हैं अपर टू इक्विलिब्रियम से, आपको हिंट बता दिया। आप पहुंच करके अपने से करो, थर्ड वाली इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लो सेकंड वाली से, फर्स्ट और सेकंड से बनाओ। किया, देखो थर्ड वाले का फॉर्मेशन हमें करना है इन दोनों से, इसमें NO2 है। आप देखो इसको पकड़ो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसको पकड़ो और ऊपर में उनको ढूंढो। NO2 इधर NO2 है, इसमें थर्ड वाले इक्विलिब्रियम बना रहे हैं ऊपर वालों से, सेम साइड है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है, तो सेकेंड इक्वेशन है इसको आपने कर दिया अपोजिट। क्लियर हुआ? फिर देखो ये उल्टा हो गया तो यहां पर फिर NO किधर चला जाएगा, उस साइड में चला गया, सही है ये तो। फिर आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको चाहिए, हाफ O2 आपको चाहिए। हाफ O2 किस में है, फर्स्ट वाले में, सेम साइड है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड आपको इधर चाहिए, इधर लेफ्ट साइड में, आपको किधर चाहिए, राइट साइड में। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको भी आपने अपोजिट किया। बेटा अपोजिट करके देख लो, ऐसा नहीं समझ में आता तो देखो मैं बना देता हूं, आपको डिटेल भी लिखा देता हूं। जैसे मैंने सेकंड को अपोजिट किया तो देखो यही तो आना, NO2 प्लस SO2, ये क्या हो जाएगा, 1/K2 हो जाएगा, NO प्लस SO3। फर्स्ट को भी अपोजिट करो, फर्स्ट को अपोजिट किया तो क्या होगा, 2SO3 1/K1, किस में जा रहा है, 2SO2 प्लस O2,
यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास में हाफ है और यहाँ पे कितनी है, एक ऑक्सीजन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये SO3 है, इसे SO3 कैंसिल आउट। SO2 है, इसे SO2 कैंसिल आउट। क्या बचा, NO2 किसमें जा रहा है, NO प्लस हाफ O2। ऐसे बेटा टाइम लगता है, एक दो बार आप अपने से प्रैक्टिस करके देखो, फिर होने लगेगा। तो ये होगा सेकंड अपोजिट किया, फर्स्ट को अपोजिट करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या बनेगा आपका 1/K2 इंटू 1/K1, पावर कितनी लगा दोगे 1/2, ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, K3 है, K3। इसको मैंने इनमें से ऑप्शन में से चूज करना अपने को, तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा 1/K1, इसकी पावर 2 या रूट भी बोल सकते हो, इक्वल टू क्या आएगा K2 K3। पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, रूट। इसका रूट हटाते हैं तो सामने वाले का क्या कर दो, स्क्वायर ले लो, तो इसको ये लिख सकता हूं ना 1/K1 इक्वल टू K2 स्क्वायर डॉट K3 स्क्वायर, और K1 को भी उधर ले जाओ, तो क्या होगा K1 K2 स्क्वायर K3 स्क्वायर इक्वल टू 1। कौन से ऑप्शन में आ गया, सेकंड वाले ऑप्शन। नीचे तक दिखाई तो दे रहा ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा, नोट करो इसको बेटा। एक और क्वेश्चन देते हैं सेम ऐसा ही, आपको करना है, देखो पॉज करके ट्राई करेंगे सब, पॉज करके ट्राई करेंगे सब। देखिए ये दे रखा 2CO प्लस 2H2O, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, ये जा रहा है 2CO2 प्लस 2H2, ये हुआ। ये मान लेते स्टेप फर्स्ट है, इसको बोलते हैं स्टेप फर्स्ट। सेकेंड है CH4 प्लस H2O, और यहाँ पर K2, ये CO प्लस 3H2, ये हो गया थर्ड। ये लिखना सेकेंड है, सॉरी। फिर है CH4 2H2, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3, K3 इक्वल टू नाउ इसके इक्वल है CO2 प्लस 4H2, ये थर्ड स्टेप है। विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ये रिलेशन दे रखा है K2 K3 अपॉन K1 इक्वल टू 1। सेकेंड वन K3 इक्वल टू K1 K2। थर्ड ऑप्शन K3 K2 स्क्वायर K1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और फोर्थ होता है K3 इक्वल टू रूट K1 और K2। बताओ कौन सा सही है, एक ही मेथड है, ऊपर वाली दोनों इक्विलिब्रियम से थर्ड इक्विलिब्रियम को फाइंड कर लो, करो। इक्विलिब्रियम थर्ड को फाइंड करना है किससे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, और बताओ फिर कौन सा आएगा, बताओ। किया, देखो इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड को आप देखेंगे तो बेटा इक्वेशन थर्ड को आपने देखा, इक्विलिब्रियम थर्ड है, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड कर लेता हूं आप। ऊपर वाली दो इक्वेशन है, इधर CH4 है, इसमें इधर CH4 है, एक ही साइड में, तो सेकंड वाली इक्वेशन को क्या करो, एज इट। फिर देखो आपको क्या चाहिए, CO2, यहां पे CO2, ये तो CO है, यहां पे CO2, सेम साइड में, डिफरेंस क्या पे, इसकी स्टाइकोमेट्री 2 है, इसकी स्टाइकोमेट्री 1 है, तो आप एज इट रख के क्या कर दो, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट वाली भी क्या किया आपने, एज इट बट मल्टीप्लाई बाई हाफ। तो K3 इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा, K3 इक्वल टू सेकेंड एज इट, तो क्या होगा K2 इंटू फर्स्ट एज इट K1, किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाफ से, तो इसकी पावर क्या होगी, हाफ। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो K3 इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, रूट K1 डॉट K2, यही तो आ रहा है।
कौन से ऑप्शन में? फोर्थ वाला। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? सिंपल सा है। जब भी क्वेश्चन लिखवाते हैं तो उसको पहले पॉज किया करो, उसके बाद में ट्राई किया करो। एक और करवाते हैं, देखिए कैसे लिखो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फॉस्फरिक एसिड H3PO4 are 10 to the power minus 5, 2 into 10 to the power minus 9 and 3 into 10 to the power minus 14 respectively. ये इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखे हैं किसके? H3PO4 के। कैलकुलेट द ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट द ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, पॉज करके एक बार बेटा खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद में मैच कर लेना। पॉज करो वीडियो को और अपने से ट्राई करो। कर लिया? देखो तो ये था आपके पास में H3PO4, इसके 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब 3 स्टेप में जा रही है। स्टेप फर्स्ट ये आयनाइज होगा, इसका कांस्टेंट ये K1 मान लिया मैंने। क्या बनेगा? H प्लस, फर्स्ट आयनाइजेशन में क्या होगा? H2PO4 नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में फिर H2PO4 नेगेटिव है, ये आयनाइज होगा, ये आयनाइज होगा, क्या देगा? H प्लस और HPO4 2 नेगेटिव। उसके बाद में HPO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, फिर आयनाइज होगा, तो ये क्या देगा? H प्लस और PO4 3 नेगेटिव। तीनों इक्वेशन को ऐड करो तो ये ओवरऑल ही तो बनेंगे। ओवरऑल में क्या होता है? 3 H प्लस है, बेसिसिटी इसकी 3 है, तीनों H प्लस निकल जाएंगे, H3PO4। ओवरऑल तो ये ओवरऑल क्या बनेगा? 3H प्लस और PO4 3 नेगेटिव। बेटा ये वाली फर्स्ट स्टेप है, ये आपकी सेकंड स्टेप है, ये आपकी थर्ड स्टेप है। इन तीनों को ऐड करने पे तो ये बन रहा है, देखो H3PO4 H3PO4 H2PO4 नेगेटिव, इधर से इधर कैंसिल आउट होते जाएंगे, तो यही बचेगा ना, 3H हो गया, PO4 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर ओवरऑल कांस्टेंट है। ओवरऑल रिएक्शन को आपने देखा तो इन तीनों स्टेप रिएक्शन को ऐड करने पे आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप इक्विलिब्रियम के टर्म्स में क्या लिखते हो? उनका सबको मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल में, K1 इंटू K2 इंटू K3। ओवरऑल क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 5, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, तो कितना होगा? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28, ये होगा। और बेटा इस आयनाइजेशन कांस्टेंट के बेसिस पे अगर बात करें कि फर्स्ट वाला आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बाकी की कंपैरिजन में बहुत हाई होती है, ये ध्यान में भी रख लेना। तो ये आपको बेटा इस वाले पॉइंट में आपको क्या बताया? आपको ये सिखाया कि एक रिएक्शन है वो मोर देन वन स्टेप में हो रही है, तो उनको ऐड करके अगर वो ओवरऑल रिएक्शन आप बना लोगे तो उनका ओवरऑल कांस्टेंट उन सबके मल्टीप्लिकेशन या उनके सबके जो भी स्टेप वाले आयनाइजेशन कांस्टेंट है या स्टेप वाले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उन सबका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब हम इसको आप नोट कर लो। फिर हम सीखेंगे Kp और Kc है, उसको मोल की टर्म्स में कैसे रीड करते हैं, उसको मोल की टर्म में भी लिखना सिखा देते हैं। और ये जो मोल की टर्म में लिखना सिखाएंगे इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, देखिएगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट शायद 6 नंबर होगा, Kp एंड Kc कैन बी डायरेक्टली गिवन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मोल की टर्म में भी इसको डायरेक्ट दिया जाता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पर भी ये फॉर्मूला काम आएगा। कई बार एक्सप्रेशन पूछा जाता है कि कौन सा एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सही है, वहां पे भी काम में आएगा। तो नेक्स्ट जो भी पॉइंट है शायद 6 नंबर होगा, Kp एंड Kc, Kp एंड Kc कैन बी डायरेक्टली written in terms of mole
इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इनके मोल की टर्म में इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है। जैसे बेटा मैंने यहां पे लिखा ए या ए रिएक्टेंट मान लिया, और ये कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है एट इक्विलिब्रियम। मैं इसको बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम पे उसके मोल मान लिया मैंने N1 मोल है इसके रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट इसके कितने मोल है N2 मोल्स। रिएक्टेंट के मोल है N1 और प्रोडक्ट के मोल है N2। अगर मैं इसके लिए और साथ में मान लेता हूं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है V, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू V, कंटेनर का वॉल्यूम कंसीडर कर लिया है V, और टोटल प्रेशर इक्वल टू होता है PT, ये मान लिया मैंने। अब इससे मेरे को केसी और केपी को लिखना है, तो बेटा देखो कैसे लिखेंगे। केसी इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर, तो यहां पे लिखेंगे P पावर B R, और इसकी पावर कितनी होगी A। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर वॉल्यूम, तो बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं मोल की टर्म में, मोल पर वॉल्यूम। इक्विलिब्रियम पे मोल प्रोडक्ट के N2 अपॉन V पावर B लगा दो, N1 अपॉन V पावर B लगा दिया, ठीक है। तो यहां से आपने लिखा केसी, तो केसी लिखोगे, पहले केसी को बता देता हूं उसके बाद में केपी पढ़ेंगे। केसी बेटा आपने लिखा तो केसी यहां पर क्या लिखोगे N2 की पावर B, ये हो गया N1 अपॉन N1 की पावर B A, रिएक्टेंट में क्या है A, N1 की पावर A, और यहां पे बेटा मैं ये लिख सकता हूं 1 बाई V 1 बाई V 1 अपॉन V B माइनस A, और B माइनस A है, ये इसके मोल का डिफरेंस है, इसको मैं क्या लिख दूं डेल्टा N। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी किसका होता है केसी का, मोल की टर्म में होगा ना N2 की पावर B अपॉन N1 की पावर V A 1 बाई V पावर डेल्टा N, ठीक है। ऐसे ही केपी का रिलेशन और हम लिख रहे हैं, एक बार अपने से भी ट्राई करें। केसी क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल। इसको उतारो और एक बार ट्राई करके देखो अपने से, किया अपने से एक बार ट्राई करके देखिएगा, मिटा दो, देखो जैसे बेटा मैंने यहां पे लिखा ये रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में। मैं बात कर रहा हूं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मैंने बात की। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसके मोल है N1 मोल, इसके कितने मोल है N2 मोल, और PT क्या है उसका टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर भी बोल देते हैं। तो बेटा हम लिखते हैं केपी इक्वल टू, आप क्या लिखते हो केपी इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पावर B, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पावर A। पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल फ्रैक्शन सेल्फ के मोल अपन टोटल मोल, तो क्या लिखोगे N2 अपॉन खुद के मोल अपन टोटल मोल समेशन, उधर लिख देता हूं। तो केपी को देखो मोल की टर्म में क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही तो होता है बेटा पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होगा सेल्फ के मोल, खुद के मोल प्रोडक्ट कितने N2 अपॉन टोटल मोल समेशन N, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसी क्या लगा देते हैं पावर। तो केपी इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट की जगह क्या लिखोगे मोल N2 अपॉन समेशन N टोटल प्रेशर PT पावर B अपॉन, ऐसे रिएक्टेंट की टर्म में भी लिखना चाहोगे तो क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा रिएक्टेंट के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, N1 अपॉन समेशन N टोटल प्रेशर पावर A। देन KP इक्वल टू क्या होगा N2 की पावर B
मोल की टर्म में लिखना है n1 की पावर ए पीटी, ये होगा पीटी अपॉन समेशन एन, ये होगा ना पीटी की पावर बी माइनस ए, ऐसे 1 अपॉन समेशन एन आएगा, ये वाला ऊपर चला गया तो क्या लिखा होगा बी माइनस ए, और इसी को क्या लिख देते हैं डेल्टा एन। तो केपी और केसी मोल की टर्म्स में लिखोगे तो केपी का फॉर्मूला क्या बनेगा n2 की पावर बी अपॉन n1 की पावर ए, टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैसेस स्पीसीज के लिए। तो ये था बेटा आपका केपी और केसी में रिलेशन और उनके एक्सप्रेशन। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने कौन कौन से फैक्ट पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कि कैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको एक्सप्रेस करते हो, उसमें मैंने आपको बताया सॉलिड को नहीं लिखना, प्योर लिक्विड को नहीं लिखना, एक्सेस लिक्विड है उसको भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके डेटा के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट स्टेबल है या रिएक्शन उसकी स्पीड कहाँ पे जाता है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो उस वाली इक्वेशन की या उस वाली केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड भी हाई होगी। कि इक्विलिब्रियम ज़्यादा है इसका मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, इल्ड ज़्यादा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा रिएक्शन क्वोशेंट, जिसके बेसिस पे हम कोई भी रिएक्शन उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है। अगर के इक्विलिब्रियम और रिएक्शन क्वोशेंट है उसको कंपेयर करो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू और रिएक्शन क्वोशेंट में के इक्विलिब्रियम ज्यादा है तब तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, के इक्विलिब्रियम कम है इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। फिर हमने देखो किसी रिएक्शन है उसका रिलेशन बताया के इक्विलिब्रियम के साथ। फोर्थ पॉइंट में कि किसी रिएक्शन को अगर उल्टा कर दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा हो जाएगा, किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर लगाने से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट में हमने ये देखा एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो उन सभी स्टेप रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होती है। और सिक्स वाला केपी और केसी है इसको मोल की टर्म में, तो ये देखो ये जैसे केपी है याद कर लेना ये वाला फॉर्मूला, वैसे केसी है वो क्या होगा n2 की पावर b अपॉन n1 की पावर a 1/v डेल्टा n, ठीक है, समझ गए। तो ये था बेटा केपी और केसी में रिलेशन। तो बेटा ये वाले पॉइंट जो आपको फैक्ट बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 6 फैक्ट को एक बार अपने माइंड में याद कीजिएगा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।